नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो सीजीपीएससी मेंस और सीएमओ का जो कॉमन टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसमें जो अध्याय 3 है वो हम लोग खत्म कर लिए थे। अध्याय 3 में धारा 17 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप सीजीपीएससी मेंस और सीएमओ की तैयारी कर रहे हैं या दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में जो अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो जरूर देखिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अध्याय 3 तक कंप्लीट हो गया। अध्याय 4 जो है आपका प्रकीर्ण है। तो अध्याय 4 हम लोग देखेंगे प्रकीर्ण। यहाँ धारा 18 से धारा 26 तक ये अध्याय है। तो छोटे छोटे धाराएं हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अध्याय 4 का प्रकीर्ण जो है धारा 18 जो है हम लोग देखते हैं। धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23, तो इतने धारा हम लोग इसमें एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो इनको ध्यान से देखिए, इतने सारे धाराएं हैं, कहीं से भी आप क्वेश्चन बन सकता है किसी भी धारा के अंदर से। तो धारा 18 जो है हम लोग देखते हैं। तो सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। तो यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस नियम या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम, ठीक है, आदेश निर्देश के अधीन की जाने वाली विधिक कार्यवाही, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी विधिक कार्यवाही चल रही है तो उसमें सरकार को, सरकारी अधिकारी को, इस नियम के अधीन बनाए गए सरकारी अधिकारी को, इस नियम के अधीन बनाए गए कर्मचारियों को, प्राधिकरण को और प्राधिकरण के सदस्यों को, वो उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस नियम के अंतर्गत, इन्हीं के नियम के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये जो है आपका सद्भावना पूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण। तो कार्यवाही के लिए संरक्षण, तो इनको कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त है। तो इनके अधीन ही कोई अगर अधिकारी है, इसी अधिनियम के अंतर्गत कोई प्राधिकरण है या केंद्र सरकार है या सरकार है या सरकारी अधिकारी है, कोई भी है, तो उनके खिलाफ जो है कार्यवाही नहीं की जा सकती है इस नियम से। इसके बाद धारा 19 देखें। तो अपराधों का संज्ञान। तो अपराधों के संज्ञान के बारे में लिखा है। तो किस मामलों पर न्यायालय इसमें जो है न्यायालय में केस दर्ज किया जा सकता है, तो ये बात लिखी गई है कैसे कैसे इसमें न्यायालयों में केस दर्ज किया जा सकता है। तो मैंने सबसे पहले वीडियो में, इस अधिनियम के सबसे पहले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था, इतिहास का वीडियो था इस अधिनियम का, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें नागरिकों को एक अधिकार प्राप्त है कि नागरिक अकेले ही किसी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध हो रहा है तो उसका क्या है, आप कोर्ट केस कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो अपराधों का संज्ञान के बारे में देखिए। तो कोई न्यायालय इस नियम के अधीन हुए अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किए गए बात पर ही करेगा। तो अगर इस पे जो कोई न्यायालय जो है केस तभी चलाएगा, केस तभी उस पे सुनवाई करेगा जब उस पे केस करने वाला या तो केंद्र सरकार होगा या सरकार द्वारा गठित कोई प्राधिकरण होगा या नियुक्त अधिकारी होगा। तो केंद्र सरकार होगा या तो खुद वो अगर केस करता है या फिर केंद्र सरकार केस करती है या फिर सरकार द्वारा इसी अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकरण का गठन हुआ है वो करते हैं, या कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन जो नियुक्त किए गए हैं वो अगर केस करते हैं, तभी क्या होगा, केस जो है दर्ज होगा न्यायालय में, तभी वो जो है सुनवाई करेगा न्यायालय। ख पॉइंट में जो आम आदमी के बारे में लिखा है। तो यदि कोई व्यक्ति अपराध का परिवाद करने की आशय की विहित रीति से कम 60 दिन की सूचना केंद्र सरकार, प्राधिकरण या संबंधित अधिकारी को दे। तो 60 दिन का अपराध, 60 दिन का जो है 60 डेज का जो अपराध का जो डाटा है या अपराध 60 डेज का जो आपका रिपोर्ट है वो अगर विहित रीति से, जो केंद्र सरकार जिस रीति को पालन करने के लिए कहा गया उस रीति से, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो है आपका 60 दिन का जो आपका अपराध का समयावधि है उसका पूरी जानकारी अगर केंद्र सरकार को, प्राधिकरण को या उससे संबंधित अधिकारी, जो उस अपराध से संबंधित अधिकारी है, अर्थात जो उनके अपराध का नमूना लेता है या उससे संबंधित कोई अधिकारी है जो उस अपराध से कार्यवाही के रूप में जो उसमें संबंधित होता है, ठीक है, वो अधिकारी अगर उसके पास वो शिकायत करता है जाके या उसको जानकारी देता है कि 60 दिन का ये डाटा है, इस 60 दिन से अपराध चल रहा है, और जो उस डाटा को है वो एक जो प्रोसीजर केंद्र सरकार बोली है उसी को फॉलो करते हुए अगर वो जाकर देता है, तभी जो है ये आपका जो कोर्ट है वो उस पे सुनवाई करेगी, ठीक है, उस पे जो केस होगा तभी वो सुनवाई
करेगी। तो ये जो आम आदमी का थोड़ा सा अलग है, डायरेक्ट वो जाके बोल देगा तो सुनवाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 60 दिन तक का उसको रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा अपराध 60 दिन से चल रहा है, कम से कम 60 दिन का उसको दिखाना पड़ेगा। वो कितने भी दिन से चल रहा हो, 60 दिन का उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका धारा 20 जो है आपका जानकारी रिपोर्ट या विवरणियां, ठीक है। तो जानकारी रिपोर्ट या विवरणियों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है केंद्र सरकार जानकारी रिपोर्ट या विवरणियों के लिए समय समय पर व्यक्ति, राज्य सरकार, प्राधिकरण, अधिकारी से मांग कर सकती है। तो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से अधिकारियों को जिनको गठन किया है, जिनकी नियुक्ति की है, प्राधिकरणों का जिनका गठन किया है, उनसे क्या कर सकती है, रिपोर्ट जो है या जानकारी है या विवरण है वो मांग सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी चीज की जानकारी उसको लेनी है तो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से, अधिकारियों से और प्राधिकरणों से उसके बारे में जानकारी रिपोर्ट मांग सकती है। ये जो है आपका धारा 20 में लिखा हुआ है। धारा 21 जो है धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों का लोक सेवक होना। तो धारा 3 में जो प्राधिकरण के गठन की बात कही गई थी, अधिकारियों के गठन की बात कही गई थी, तो जो भी अधिकारी प्राधिकरण धारा 3 के अधीन, अगर हम लोग प्राधिकरण का गठन होता है या किसी अधिकारी की नियुक्ति होती है धारा 3 के अधीन, तो वो जो होगा लोक सेवक होगा, ठीक है। लोक सेवक होगा यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। तो यही जो आपका कहा गया है वो गवर्नमेंट सर्विस में है, ऐसा माना जाएगा। किस धारा के अधीन, भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 45 के अधीन। तो ये जो है आपको पॉइंट याद रखना है, ये आपका पूछा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 45 के अधीन ही वो क्या होगा, लोक सेवक होगा। तो उसमें लोक सेवक के बारे में लिखा हुआ है, तो वो जो होगा उसी के अधीन जो है वो लोक सेवक होगा। धारा 22 जो है आपका, धारा 22 देखिए तो अधिकारिता का वर्जन, ठीक है। वर्जन यानी जो लिमिटेशन टाइप का एक समझ लो। तो अधिकारिता का वर्जन कहाँ से वर्जित किया जा सकता है, तो वर्जित यानी जो है आपका प्रतिबंध कहा जा सकता है। तो किस तरीके से अधिकारिता पे जो वर्जन है वो किस तरीके से है अधिकारिता पे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो किनको अधिकार प्राप्त है इस अधिनियम से और किनको नहीं प्राप्त है वो पता चल जाएगा यहाँ पर। तो न्यायालय के संबंध में ये लिखा हुआ है। तो धारा 22 जो है अधिकारिता का वर्जन के बारे में लिखा हुआ है। तो सिविल न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो भी इसके अंतर्गत जो भी केस होगा वो जो होगा आपका सिविल न्यायालय, उसमें कोई भी नहीं देखेगा। जो फौजदारी न्यायालय जो होता है, जो वही इसके अंतर्गत उस केस को दर्ज करेगा, उसी पे वो कार्यवाही जो होगा वो जो फौजदारी न्यायालय जो होता है वो करेगा। क्योंकि सिविल न्यायालय जो है आपका वो इसमें कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सिविल कोर्ट से यहाँ पर कोई भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये अपराध वाले चीज है। तो अपराध वालों पे अपराध, सिविल कोर्ट में शादी ब्याह, जमीन जायदाद के मामले आते हैं। तो अपराध के मामलों को जो है फौजदारी वाला जो न्यायालय होता है फौजदारी मामलों का, वहां पर आपका जो होगा ये जो होगा उस पे कार्यवाही करने का अधिकार उनको होगा। सिविल न्यायालय को कोई भी अधिकार इससे प्राप्त नहीं है। धारा 23 की बात करें तो प्रत्यायोजन, तो प्रत्यायोजन की शक्ति के बारे में कहा गया है। तो प्रत्यायोजन जो होता है उसका अर्थ होता है अधिकार देना। तो प्रत्यायोजन यानी अधिकार देने की शक्ति के बात कही गई है धारा 23 में। तो केंद्र सरकार अपनी शक्ति व कृत्य किसी अधिकारी राज्य अधिकरण के प्रत्यायोजित कर सकती है धारा 3, उपधारा 3 व धारा 25 की शक्ति को छोड़कर। तो केंद्र सरकार अपना जो शक्ति है या कृत्य है वो किसी भी अधिकारी को, राज्य को, प्राधिकरण को क्या कर सकती है, अपना शक्ति को दे सकती है, अधिकार दे सकती है। केवल कौन कौन से धारा के अधिकार को नहीं दे सकती, धारा 3 के अधिकार को, धारा 3 की उपधारा 3 के अधिकार को, धारा 3 की उपधारा 3 यानी कि जो प्राधिकरणों का गठन की बात कही गई थी, तो प्राधिकरणों का गठन राज्य सरकार को नहीं दे सकती वो अधिकार। और धारा 25 में कुछ अधिकार हैं जो उनको वो किसी को नहीं सौंपेगी, बाकी किसी भी अधिकार को वो सौंप सकती है कि राज्य सरकार को, अधिकारी को या प्राधिकरण को वो दे सकती है, वो अपने अधिकार पूरे पूरे उनको दे सकती है। तो ये जो है आपका धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 जो है आपका पूरा कंप्लीट होता है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख के जाएं, ये दिमाग में रहेगा तो जरूर वहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे पूरे पूरे। तो ये जो है आपका इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।